अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। वफाकी हुकूमत को इख्तिदार में आए 1 साल पूरा हो चुका है और 1 साल बाद हुकूमत माशी मैदान में बेहतरी के दावे तो कर रही है और आदाद शुमार भी पेश कर रही है। और अब 1 साल बाद वफाकी काबीना में 23 नए वज़रा को शामिल किया गया, जिनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब को 1 हफ्ता गुजर चुका है। 1 हफ्ते बाद भी हुकूमत इन वज़रा और मुशीरों को कलमदानों की तकसीम के बारे में तज़ब्ज़ुब का शिकार नजर आ रही है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुलाकातों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वालों में वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक, वज़ीर तवानाई सरदार उवैस लगारी, इख्तियार वली, वज़ीर मुमलिकत अब्दुर्रहमान कांजू, तलाल चौधरी के अलावा वज़ीर आज़म के नए मावन खुसूसी हारून अख्तर, उसके अलावा जो हैं वो वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम भी शामिल थे। लेकिन अभी तक ये मामला हल नहीं हो सका। इत्तेहाद में सबसे बड़ी जमात होने के नाते मुस्लिम लीग नून कलीदी वजारतें हासिल करना चाहती है, लेकिन कुछ ऐसी वजारतें भी हैं जिनमें इत्तेहादी जमातों के अरकान की दिलचस्पी है। वफाकी काबीना में ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनके पास 2 या इससे ज्यादा कलमदान है। वफाकी वजीर अहद चीमा के पास इस वक्त 2 कलमदान है, जिनमें इक्तिसादी उमूर और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन शामिल है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अब्दुल अलीम के पास इस वक्त 3 वजारतें हैं। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ के पास इस वक्त वजारत दिफा और दिफाई पैदावार के कलमदान है। डॉन न्यूज के मुताबिक अब्दुल अलीम खान वजारत मवासिलात अपने पास रखने की के ख्वाहिशमंद है, लेकिन मुस्लिम लीग नून इस वजारत को अपने पास रखना चाहती है। इसी तरह केपी के साबिक वजीर आला परवेज खटक के जो हैं वो वजारत दिफा हासिल करना चाहते हैं और वो इससे पहले इमरान खान की हुकूमत में भी ये ओहदा अपने पास रख चुके हैं। दूसरी जानिब हुकूमत को सबसे अहम इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के साथ बढ़ते हुए इख्तिलाफात का चैलेंज भी दरपेश है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हुकूमत के खिलाफ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार अब बरमला कर रहे हैं। हम इत्तेहादी किस चीज़ की? मैं तो इसको इत्तेहादी नहीं समझता। मैं तो इस इत्तेहादी को बर्बादी समझता। नून लीग का रवैया गैर जमहूरी। नून लीग इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना नहीं चाहती। पाकिस्तान में जो घुटन है, इस घुटन का बबल फटेगा। कैसे फटेगा, कब फटेगा, लेकिन फटेगा जरूर, और इसी 2025 में फटेगा। पाकिस्तान में पहली दफा एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट जो है मुल्क को चला रही है। हम उसको बाहर से सपोर्ट करते हैं और उसको गिरने नहीं दे रहे। उस लिहाज से उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो मजबूरी है, लेकिन मजबूरी का ये मतलब ये नहीं है कि हर चीज जैसे भी वो करना चाहें, जिस तरह से भी वो पॉलिसीज बनाए, हम मनोवन सब पे हाँ कहते जाएंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू करेंगे इन तमाम मामलात पर। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर इत्तलात जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब। तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कांग्रेसियल खिताब में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना और उसे एक बड़ा बूस्टअप करार दिया जा रहा है। लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बानी पीटीआई की बात करेंगे, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जो आप वेरीफाई कर सकते हैं। क्या सीआईए के जो चीफ है उन्होंने आईएसआई के चीफ को कॉल की और उसके बाद यह गिरफ्तारी अमल में आई, या यह गिरफ्तारी उससे पहले हो चुकी थी और उनको हैंडओवर अभी किया गया है? देखिए, जो आपने देखा, जो पीएम की ट्वीट थी कि पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर रीजन से इनको एप्रीहेंड किया, तो ऑब्वियसली इंटेलिजेंस शेयरिंग चल रही होती है, 100 मामला चल रहे होते हैं। पीएम ने अपनी ट्वीट में ये भी कहा कि ये जो सिक्योरिटी और एंटी टेररिज्म के एफर्ट्स हैं, इसमें हमारी कोऑपरेशन और टीम वर्क जारी रहेगा। तो ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे बहुत सारे राब्ते होते हैं जिसके तहत क्योंकि ये टेररिज्म जो है ये किसी एक मुल्क का तो इशू है नहीं, ये एक ग्लोबल इशू है और ये इंसानियत का इशू है, और हम बिल्कुल मुतहरिक हैं और हम पुरज़म हैं कि हम इसको जड़ से उखाड़ेंगे और इंशाल्लाह इसका मुकम्मल तौर पे खात्मा होगा। लेकिन तार साहब, वो जो दावा कर रहे हैं कि सीआईए के चीफ ने बाकायदा रिक्वेस्ट की थी कि हमें इस मुलजिम की ये हमें हर सूरत चाहिए और उसके बाद कार्रवाई अमल में आई, मतलब ये उनके रिक्वेस्ट पर हुई? देखिए, ये जो वांटेड टेररिस्ट होते हैं जी, ये ऑब्वियसली इनका एक प्रॉपर इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है मुल्कों के दरमियान, और पता होता है कि ये फॉर एग्जांपल ये अफगान शहरी था आईएसकेपी का, और इसके हवाले से बिल्कुल शवाहिद मौजूद थे। तो ये ऑब्वियसली किसी ना किसी लेवल पे कोई ना कोई मालूमात की शेयरिंग होती है, बट इस पे एग्जैक्ट जो है वो जैसे ही कोई मालूमात अवेलेबल होगी मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। मगर ये बात तय है कि ये एक वांटेड टेररिस्ट था हाई प्रोफाइल एक्टिविटीज के अंदर, और ये मुतअद्दिद कार्रवाई में मुलव्वस था, और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको पाक अफगान बॉर्डर रीजन से एप्रीहेंड किया। ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स पर नजर डाली जाए, पाकिस्तान टेररिज्म से मुतासरा ममालिक में इस वक्त दूसरे नंबर पर आ चुका है। दहशतगर्द हमलों में 45% इजाफा हुआ है, चाहे वो टीटीपी हो, दाइश हो, बलूचिस्तान की बात की जाए, केपी की बात की जाए,
लॉ एंड ऑर्डर वैसे तो सूबाई सब्जेक्ट है, लेकिन विफाक को भी कंसर्न तो होना चाहिए। बतौर मुल्क हमें एक मजबूत हिकमत अमली बनाने पड़ेगी, जो नेशनल एक्शन प्लान की सूरत में मौजूद तो है, लेकिन अब जिस तरह से चीजें आगे की तरफ जा रही है, ये सस्टेनेबल तो किसी सूरत नहीं है, खुसूसन हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी सूरत हाल नहीं है। ये देखिए, बात यह है कि जो एक अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी, फिर उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटीज, तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का ऑन बोर्ड होना, तमाम सिक्योरिटी इदारों का, सिक्योरिटी एजेंसीज का बैठना और एक मरबूत जो है लाहे अमल, उस पर अमल दरामद करना, ये इस पे काम बड़ी तेजी से शुरू हो चुका। हमारे जवान, हमारे अफसर जो शहीद हो रहे हैं और जो काउंटर टेररिज्म के एफर्ट्स में पेश हैं, रोज कुर्बानियां दी जा रही हैं और वो आपके सामने हैं। तो मैं ये समझता हूं कि एक मुकम्मल तौर पे हुकूमत इस बारे में अमल दरामद भी कर रही है और बड़ी संजीदगी भी है। ये जरूर देखना होगा कि केपी के प्रोविंस के जो चीफ मिनिस्टर हैं, केपी में 11 साल से इनकी हुकूमत है, क्या इन्होंने बस सिर्फ अरबाब न्याज स्टेडियम का नाम ही चेंज करना मकसूद था और इस तरह के काम करना मकसूद था? पेशावर में आज तक सेफ सिटी क्यों नहीं लग सका? और शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वजीर आला पंजाब लाहौर में सेफ सिटी इतनी जल्दी कैसे लगा लिया? पंजाब में सीटीडी फोर्स जो पूरे एक सलाहियत रखती है वो बन गई, तो केपी में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट अभी तक प्रॉपरली फाल तरीके से खड़ा क्यों नहीं किया जा सका? पंजाब के अंदर काउंटर टेररिज्म एफर्ट जो है वो बड़ा संजीदगी से नजर आया। इक्विपमेंट पुलिस को लेकर दिया गया, पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग की गई, हर हवाले से इसको काउंटर किया गया। केपी के प्रोविंस में आज भी वो कहते हैं मैं तो वज़ीर आला बना हूं पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए, धरनों के लिए, लड़ाइयों के लिए, गालम गलोच के लिए, मेरा काम नहीं है। तो एक वक्त आएगा कि ये सीरियसनेस जागेगी और हम आज भी तैयार हैं ताउन के लिए और पूरा मुल्क जो है इससे सफर करता है। तो हम तो हर हवाले से इसमें बड़े सीरियस हैं और इसको आगे लेके चलेंगे, मगर इस पे प्रोविंसेस को, स्पेशली बाकी प्रोविंसेस तो बिल्कुल इस पे ताउन भी कर रहे हैं, केपी के प्रोविंस को इस पे तब्दील। ठीक है अता साहब, देखिए केपी की परफॉर्मेंस पर सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन अगर 11 सालों में वहां सेफ सिटी नहीं बना सके, 11-12 जिलों में अगर पुलिस की अमलदारी नहीं है, वज़ीर आला और गवर्नर हाउस जो है, डही खान जो उनका आबाई शहर है, वहां नहीं जा सकते, तो विफाक क्यों नहीं बना देती पेशावर को सेफ सिटी? शहबाज शरीफ साहब से अगर रिक्वेस्ट की जाए तो मेरे ख्याल में वो मान भी जाएंगे। देखिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है और बिल्कुल वफाक ने इस पे पहले भी ताउन किया हर हवाले से, मगर याद रखिए कि जो प्यासा है वो कुएं तक जाता है, कुआं प्यासे के पास चल के नहीं आता। अभी तक तो जब ये लेटर लिखते हैं केपी के वजीर आला पॉलिटिकल इश्यूज पे, धरनों पे और अपने लीडर के हवाले से, तो इन्होंने कितने लेटर लिखे हैं केपी की सिक्योरिटी के ऊपर? तो ये देखिए बड़ी अफसोसनाक बात है। वफाक तो अपना किरदार अदा कर रहा है, करता रहेगा, मगर कुछ हिलजुल वहां के सूबे के वज़ीर आला को भी करनी होगी। ना यूथ एम्पावरमेंट पे काम है, ना स्पोर्ट्स पे काम है, ना हेल्थ पे काम है, ना एजुकेशन पे काम है। दुख होता है कि 11 साल से आप फेसबुक पे चलाई जा रहे हैं अपने एड्स और टीवी के ऊपर एक सुहाना खैबर पख्तूनख्वा दिखा रहे हैं। पीकेएलआई बन गया लाहौर के अंदर, हमारे दिल के करीब है खैबर पख्तूनख्वा का प्रोविंस, मगर जिन नाअहल हाथों में इसकी क़यादत है, इन्होंने तबाह करके रख दिया वहां का निजाम जिंदगी और निजाम। अच्छा ताज साहब, टीटीपी को वापस लाकर बसाने में, और वजीर दिफा बार बार ये कह चुके हैं, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा, DGISI जनरल फैज और इमरान खान का ये फैसला था। तो फैज हमीद साहब से तो वो तो अंडर ट्रायल है, लेकिन बाजवा साहब बाहर हैं, इमरान खान साहब से भी इस पर क्यों पूछगछ नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हजारों कुर्बानियां देकर, कई ऑपरेशंस करके, दर्जनों, अगर दोबारा लाकर इनको बसाना था और आज उन्हीं लोगों ने फिर आग लगाई हुई है, तो किसी को तो अकाउंटेबल करना पड़ेगा ना। देखिए मैं ये समझता हूं कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी तब की, जी फैसला तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने किया ना, यानी वजीर आजम ने मंजूरी दी, वजीर, और मैं आपको पानी चेयरमैन PTI के बहुत सारे ऐसे बयानात दिखा सकता हूं, इंटरव्यूज दिखा सकता हूं, जिसमें वो कह रहे हैं कि TTP अच्छे लोग हैं, इनसे बात करनी चाहिए, इनको एंगेज करना चाहिए, ये अच्छे लोग हैं, इनको लाके बसाना चाहिए। ये आज से नहीं था, इनको जब ये TTP की मोहब्बत इनके दिल में बड़ी पुरानी है और ये तब इक़्तिदार में नहीं थे, तब से ये चल रही। अच्छा, बात है विफाकी काबीना की तरफ, आपने नए अराकीन दर्जनों शामिल कर लिए हैं, लेकिन अभी तक पोर्टफोलियोज का ऐलान नहीं हो चुका। उसकी वजह क्या है? क्या ये वजह है कि बहुत सारे जो पोर्टफोलियोज हैं, वजारतें हैं, उनकी रिशफलिंग होनी है और हर कोई अपने लिए लॉबिंग कर रहा है, या कोई और वजह है? कोई वजह नहीं है, ऑब्वियसली पॉलिटिकल गवर्नमेंट है
तो हर मिनिस्टर को ऑब्वियसली बुला के उनसे बातचीत की जाती है, मशावरत की जाती है, ऑन बोर्ड किया जाता है। लोगों ने इससे 1 साल में बड़ी मेहनत की है, तो उम्मीद करते हैं, मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल ये पोर्टफोलियोज का ऐलान कर दिया जाएगा। अच्छा, कल कर दिया जाएगा, और अल्लाह करे कि आपके शो के दौरान ही या शो के फौरन बाद इसका ऐलान हो जाए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इस पे काम जारी है। कुछ वजारतें, पोर्टफोलियोज तब्दील हो रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, पोर्टफोलियोज ऑब्वियसली रीशफल तो होता है। जब इतनी हमने लोगों को बनाया है, फेडरल मिनिस्टर भी हैं, एमओएस भी हैं, बड़े सीरियस लोग हैं, काबिल लोग हैं, तो ऑब्वियसली रीशफलिंग भी होगी और ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है कि वो किसका पोर्टफोलियो। अच्छा, मैं इतना आपको बता सकता हूं कि आपकी कारकर्दगी से प्राइम मिनिस्टर मुतमईन है, तो वजीर इत्तलात तो तब्दील नहीं हो रहे, लेकिन आप खबर तो दे दें कि कौन कौन तब्दील हो रहा है। मैं खुद तो नहीं कमेंट करूंगा अपनी परफॉर्मेंस पे या किसी और की। ऑब्वियसली दे आर माय पीयर्स, तो किसी को देखिए परफॉर्मेंस सबकी अच्छी रही है, बट हो सकता है कोई वेल सूटेड हो फॉर अनदर जॉब, तो इस तरह की रीशफल आपको जरूर देखने में आएगी कि किसी को काबिल समझा जाएगा किसी और। अच्छा, आप अपने लोग आपके परवेज खटक की काबीना में शमूलियत से नाराज हैं, खुसूसन केपी के लोग, और उनकी मुलाकातें भी हुई हैं इख्तियार वली साहब हो, अमीर मुकाम साहब हो, लेकिन परवेज खटक के ज़मैन वो कहते हैं जिनके खिलाफ उन्होंने 15 साल जदोजहद की और उनके बकौल उनके कायद को वो गालियां निकालते थे, मरियम नवाज को गालियां निकालते थे, तो ऐसे काबीना बंदे के साथ वो काबीना में कैसे बैठेंगे? दूसरा, वो कह रहे हैं कुर्बानियां हमने दी हैं और काबीना में आके आज वो बैठ गए, ना उन्होंने इलेक्शन जीता है उनकी जमात का, तो एक एमएनए भी नहीं है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि इख्तियार वली जैसा कारकुन, मैं पहले कह चुका, सोने में तोलने के बराबर है और एक मुश्किल वक्त का साथी है। उनका भी आज नोटिफिकेशन किया गया है, उनको इंफॉर्मेशन में कोऑर्डिनेटर लगाया गया है फॉर केपी अफेयर्स, तो वो नोटिफिकेशन बाकायदा कैबिनेट डिवीजन ने आज जारी किया है उनका, तो वो इंशाल्लाह बिल्कुल पूरा फाल तरीके से काम करेंगे। देखिए, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं, और परवेज खटक साहब ने अपना सबक सीखा, वो जिस कायद के पीछे चले थे उसको उन्होंने ऑब्वियसली मुल्क की मोहब्बत में उन्होंने खैरबाद कहा और एक अपनी पार्टी उन्होंने बनाई। तो मैं समझता हूँ कि ये सियासत में बड़ी जगह होती है लोगों के लिए, तो बहुत लोग माजी से सीखते हैं, इस्लाह भी करते हैं और चीजों को बेहतर करते हैं, तो लेट्स होप कि उनका फ्यूचर उनके पास से। अता ताहिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद अता ताहिर साहब से गुफ्तगू जारी रखते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद साहब हो, कुंडी साहब हो, बाकी रहनुमाओं काफी सीरियस बयानात दे रहे हैं कि इस साल इलेक्शंस भी हो सकते हैं और ये जमहूरियत तो नहीं है। और आज जरदारी साहब को जो है वो मरियम नवाज साहिबा जो है ना इस्तकबाल करती हैं, ना उन्हें हॉर्स एंड कैटल शो में बुलाया, गवर्नर साहब को भी, तो बहुत बड़े सीरियस गिले हैं। ताहिर साहब से पूछेंगे कि अभी तक शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल साहब की मुलाकात क्यों नहीं हो सकी। वेलकम बैक नाज़रीन, वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर साहब, पीपल्स पार्टी के साथ आपके जो मामलात हैं और बयानात आपके सामने हैं, चाहे नदीम अफजल चंद साहब हों, कुंडी साहब हों, क्या वजह है? वजीर आजम और बिलावल भुट्टो की एक मुलाकात ओवर ड्यू है, स्केजुअल थी, शायद वो पोस्टपोन्ड हो चुकी है, वो क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, वो उन्होंने हाई पावर्ड बोर्ड के लिए इस्लामाबाद आना था, मुलाकात ऐसा तय नहीं थी। मैंने मीडिया में खबर देखी, मगर हमारे लिए पीपल्स पार्टी बहुत काबिल एहतराम है, हमारे एलाइज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस उनके पास है सारी, और एक अच्छे एलाई हैं। तो देखिए, गिले शिकवे और तहफ़्फ़ुज़ात तो रहते हैं किसी भी गवर्नमेंट में। हमारी कोशिश है कि उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं, अफ़ाम और तफ़हीम से मामलात को आगे बढ़ाया जाए और उनसे एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप कायम रहे। तो इस पे भरपूर एफर्ट हो रही है और इनको इंशाल्लाह नाराज नहीं होने देंगे। चले, आप कह रहे हैं नाराज नहीं होने देंगे, लेकिन नवीद कमर साहब ने हमारे शो में कहा था कि देखते हैं कि वो बजट कैसे पास करेंगे अगर ये मामलात रहे। और नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं कि हॉर्स एंड कैटल शो में सदर मुमलिकत तक को नहीं बुलाया गया, गवर्नर साहब को वो लिफ्ट नहीं कराते, उन्हें नहीं बुलाया गया, और वो ये कह रहे हैं हम नून लीग के इत्तेहादी नहीं, ये हमारी बर्बादी है और हम इसकी सियासी कीमत चुका रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन का साल भी हो सकता है और हम जब चाहेंगे इलेक्शन होंगे। और बड़ा एहतराम है उनका। मुझे लगता है कि वो इस तरह की स्टेटमेंट्स इसलिए दे रहे हैं कि वो गवर्नर नहीं बन सके। तो कई लोगों को होता है कि हम अपनी पोजीशन बरकरार रखें पार्टी के अंदर, बड़े एक हॉट फेवरेट कैंडिडेट थे, तो मैं नहीं समझता कि ऐसी स्टेटमेंट्स दे के कोई चीजें बेहतर वो करना चाहते हैं। मगर हमारी बिल्कुल कोशिश ये है कि पीपल्स पार्टी का इज्जत एहतराम कायम रहे, तकरीम कायम रहे और उनको साथ लेकर चले, और ये छोटे छोटे तहफ़्फ़ुज़ात या अगर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं उनको दूर किया जाए। संजीदगी से इस पे काम हो रहा है
चंद साहब की पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं वो उनकी, मैं समझता हूँ, अपनी सोच रिफ्लेक्ट करती है, उनकी पार्टी की सोच रिफ्लेक्ट नहीं करती। नहीं देखिए अतातार साहब, ठीक है एक साल परफॉर्मेंस गवर्नमेंट की अच्छी रही, लेकिन आगे चैलेंजेस हैं और वजीर आजम को भी इसका इदराक है। अब आपने ग्रोथ की तरफ जाना है और ग्रोथ में सबसे एक ऑब्स्टिकल बड़ा सियासी अदम इस्तेकाम है। तहरीक इंसाफ की सूरत में, JUI की सूरत में मजबूत अपोजिशन मौजूद है। अगर पीपल्स पार्टी इसी तरह नाराज रहती है, उनका गिला यह है कि पॉलिसी मेकिंग में भी उनसे मुशावरत नहीं की जाती। पंजाब की वजीर आला साहब तो सदर पाकिस्तान से मिलने तक उनके बकौल नहीं तैयार, तो कम से कम ये गिले तो आप दूर कर सकते हैं ना, इससे सियासी अदम इस्तेकाम कम होगा अगर खत्म नहीं होगा तो। नहीं, मैं समझता हूं आप देखेंगे अगले 3-4 दिनों के अंदर बहुत बेहतरी आएगी, इसमें तमाम गिले शिकवे दूर होंगे और एक आपस में फाहम तफहीम का एक अच्छा माहौल पैदा होगा। और तरीके इंतशार के हवाले से मैं इतना बता दूं, जिस दिन 190 मिलियन पाउंड का फैसला आया, स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई। जिस दिन खान साहब गिरफ्तार हुए, स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई। ही इज बैड फॉर बिजनेस सेंटिमेंट, ही इज बैड फॉर स्टेबिलिटी। उनका जो स्कैंडल्स हैं, जितने उन्होंने ये करप्शन की है, मेगा करप्शन, वो इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट ने भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया। तो उनका जो है वो सिस्टम से आउट होना, वो इकोनॉमी और ओवरऑल माहौल के लिए बेहतर रहा है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खान की या उनकी पार्टी के साथ लिंक नहीं है। हाँ, सिस्टम का जो हिस्सा है पार्टी, उनके साथ अफहाम तफहीम से मामला आगे बढ़ाने के लिए हम खुश हैं और पीपल्स पार्टी वाला मामला इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट वीक हल होता नजर आएगा। अच्छा, आपके काबीना का ऐलान कल हो जाएगा, चंद दिनों में मामला हल हो जाएंगे, लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं। शरह सूद आपने 24 से 12% पर आ गई, अफरात ज़र 38 से 1.5% पर आ गई, मानते हैं करंट अकाउंट सरप्लस में है, लेकिन बेरोजगारी 22% है। 40% लोग जो है खतरे गुर्बत से नीचे जा चुके हैं। 40% बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं 18 साल से कम। और मेरी जब वजीर आजम से बात भी हुई तो उन्होंने ये नोट भी किया। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए आपकी गवर्नमेंट कितनी तैयार है अतातार साहब? देखिए, मुकम्मल तौर पे तैयार है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बाकायदा एजुकेशन इमरजेंसी भी डिक्लेयर की और उसके साथ साथ मैं समझता हूं कि जो बाकी मामलात हैं यूथ एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, उन्होंने आज भी मीटिंग ली और ये इंश्योर कर रहे हैं कि यूथ को स्किल्स दी जाएं और यूथ को ट्रेन किया जाए ताकि वो जॉब मार्केट में जा सकें। अनएम्प्लॉयमेंट का भी जो रेट कम होता है वो टाइम के साथ साथ होता है, वो फौरी तौर पे नहीं होता। इकोनॉमी में जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव किए हैं, विद इन दिस ईयर आपको नजर आएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी नीचे जाएगा। यूथ को स्किल जॉब्स के लिए साजगार माहौल भी पैदा किया जाएगा, जिसपे मुकम्मल तौर पर होमवर्क कंप्लीट है। और एजुकेशन इमरजेंसी के हवाले से भी जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसके भी समरात आवाम तक। अच्छा, फरूजे भी हैं, अफवाहें भी उड़ाई जाती हैं कि शायद ये हुकूमत 2 साल की हुकूमत है। खासतौर पर PTI की जानिब से दावा ये हो रहा है कि जी उन्हें कहा गया है कि 2 साल खामोश रहें, उसके बाद मामलात इलेक्शन की तरफ जाएंगे। आपको कितना फेयर है? क्या आपको शहबाज शरीफ साहब जो हैं अपना टेन्योर पूरा करते नजर आ रहे हैं? बड़े कम ऐसा हुआ है कोई पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर टेन्योर नहीं पूरा कर पाता। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला का फजल चाहिए। बड़ी एक अच्छी काविश हुई है इकॉनमी के लिए, तो मैं तो ये समझता भी हूँ, मेरा यकीन भी है कि इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल टेन्योर कंप्लीट होगा और मुझे कोई इम्पेडिमेंट ऐसा नजर नहीं आता, ना ही कोई ऐसा चैलेंज नजर आता है, क्योंकि ऑपोजिशन भी आपके सामने है कि आपस में बदस्तो गिरेबां हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स में बढ़ चुके हैं और उनकी आपस की लड़ाइयां हैं। कौम को तकसीम किया, कौम के जहनों को जहर आलूद किया और अपना ये हाल है कि अब अलीमा ग्रुप, उस्मा ग्रुप, बुशरा ग्रुप, जुनैद अकबर ग्रुप, अली अमीन गंडापुर ग्रुप, ये इतने ग्रुप्स में बढ़ चुके हैं कि अब ये किसी को सीरियस थ्रेट पोज नहीं कर सकते या चैलेंज पोज। चले, तार साहब वफाकी वजीर इत्तलात हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि कल तक काबीना का पोर्टफोलियोज का ऐलान हो जाएगा और पीपल्स पार्टी के साथ मामलात जो हैं अगले 2-3 दिन तक तय पा जाएंगे। वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का नाज़रीन, उसके बाद MQM के अंदर इख्तलाफात की बात करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने वजारत का हल्फ उठा लिया है, लेकिन उन्हें हल्फ बर्दारी से सिर्फ 1 घंटे पहले पता चला कि वो आज हल्फ उठा रहे हैं। क्या मामलात हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। विफाक में हुकूमत की इत्तेहादी MQM पाकिस्तान के एक और रुकने कौमी असम्बली सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने विफाकी वजीर की हैसियत से हल्फ उठा लिया। गुज़श्ता कुछ अरसे से MQM में इख्तलाफात की खबरें गर्दिश में हैं। कहा जा रहा है कि जब से MQM और PSP का इंजमाम हुआ क़यादत में इख्तलाफात बढ़ गए हैं। अलबत्ता दोनों जानिब से इसकी तरदीद की जा रही है। मुस्तफ़ा कमाल की काबीना में शमूलियत के हवाले से MQM के चेयरमैन खालिद मकबूल सदीकी का कहना था कि मुस्तफ़ा कमाल की वफाकी काबीना में शमूलियत के बारे में उन्हें पेशगी नहीं बताया गया था। उनके मुताबिक MQM और PSP का मिलाप एक गैर फितरी अमल था, इसके लिए इख्तलाफ खत्म होने में टाइम लगेगा।
मेरी मौजूदगी में किसी को पार्टी छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये तलखियाँ बड़ी ज़्यादा उससे मौजूद थी और नेचुरल तरीका ये वक्त के साथ साथ ये कम होता चला जाएगा। 23 अगस्त को जो एमक्यूएम ने फैसला किया था ना, उस फैसले की जिस तरह मदद की जानी चाहिए थी, बहुत सारी लोगों की ख्वाहिशात की वजह से वो की नहीं गई। आई डोंट नो वो किसको कामयाब करना चाहते थे जिसकी वजह से उन्होंने हमारा रास्ता रोक के रखा। दूसरी जानिब वफाकी वज़रा की हल्फबर्दारी से एक दिन कबल तक सैयद मुस्तफ़ा कमाल भी काबीना का हिस्सा बनने से लाइल्म थे। ज़राए के मुताबिक मुस्तफ़ा कमाल को पार्टी की जानिब से हल्फबर्दारी की तकरीब तक का नहीं बताया गया। उनसे आखिरी वक्त तक ये बात खुफिया रखी गई ताकि वो शायद कुछ वो ये भी हैं कि शायद वो बर वक्त पहुँच ना पाए। ज़राए के मुताबिक मुस्तफ़ा कमाल को हल्फबर्दारी से 1.5 घंटा पहले ईवान सदर से कॉल आई कि आपने 6 बजे ईवान सदर में हल्फ उठाना है। हल्फ उठाने के बाद पार्टी या पार्टी क़यादत की जानिब से अब तक मुस्तफ़ा कमाल से कोई राब्ता नहीं किया गया। हमने मुस्तफ़ा कमाल साहब से ये क्रॉस चेक करने की कोशिश की, अभी तक उनका जवाब नहीं आया, लेकिन क्रेडिबल इंफॉर्मेशन यही है जो हम आपके सामने रख रहे हैं और उनको ये बताया कि आप पहुंचे, आपने हल्फ उठाना है। एमक्यूएम के मुख्तलिफ ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि एमक्यूएम इस वक्त धड़ेबंदी का शिकार है और खालिद मकबूल सदीकी और मुस्तफ़ा कमाल के दरमियान क़यादत की रस्साकशी चल रही है, जबकि एक ग्रुप की क़यादत डॉक्टर फारूक सत्तार कर रहे हैं जो एमक्यूएम PIB कहलाता है। एमक्यूएम के तमाम धड़ों के इंजमाम के वक्त सब ने मुतफ़िका तौर पर पार्टी की क़यादत डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी को सौंपी थी, लेकिन कुछ अरसे बाद ही रहनुमाओं के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर इख्तिलाफात पैदा हुए और ये इख्तिलाफात उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गए जब गुज़श्ता साल एमक्यूएम राब्ता कमेटी के इजलास की एक ऑडियो लीक हुई जिसमें मुस्तफ़ा कमाल कमेटी को मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात से मुतालिक ब्रीफिंग दे रहे थे, जिसके बाद एमक्यूएम की राब्ता कमेटी तहलील कर दी गई और तमाम शुबजात की तंजीम नो का फैसला किया गया और खालिद मकबूल सदीकी की सरबराही में एक एडहॉक कमेटी कायम की गई, जिसके बाद 12 मई 2024 को खालिद मकबूल सदीकी को मुतफ़िका तौर पर एमक्यूएम का चेयरमैन बना दिया गया। फिर 9 फरवरी 2025 को खालिद मकबूल सदीकी ने एमक्यूएम की 25 कमेटियां बनाई जो सिर्फ 9 लोगों पर मुश्तमिल थी, जो इन 25 कमेटियों के रुकन हैं, जिनमें से ये तासुर मिल रहा है कि पार्टी में रहनुमाओं की शायद खासी कमी है लीडरशिप की, या फिर पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को अपने कारकुनों पर ज्यादा एतमाद नहीं और इसी वजह से उनको पार्टी की जिम्मेदारियों से दूर रखा गया। बनाई गई 25 कमेटियों में हर कमेटी 2 से 4 मेंबरान पर मुश्तमिल है, मां सिवाय सूबाई पार्लिमानी कमेटी जो सिर्फ एक आदमी गवर्नर कामरान टिस्सोरी पर मुश्तमिल है जो सिंध के गवर्नर है। फारूक सत्तार 8, अनीस कायम खानी 8, मुस्तफ़ा कमाल 8, रिजवान बाबर 8 और उसके अलावा फैसल सजवारी 7, अमीनुल हक 5, नसरीन जलील 5 कमेटियों के मेंबर हैं। इन कमेटियों के ऐलान के साथ पार्टी के रहनुमा और कारकुनों के दरमियान इख्तिलाफात खुलकर सामने आए, जिस पर कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने मरकजी दफ्तर बहादुराबाद पर शदीद एहतजाज करते हुए फैसले के खिलाफ नारेबाजी भी की। एमक्यूएम में इख्तिलाफात किस हद तक बढ़ चुके हैं या ये वैसे ही मफरूजे हैं? क्या एमक्यूएम फिर से धड़ेबंदी का शिकार होने जा रही है? और इन इख्तिलाफात की अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो वजह क्या है? तो नाज़रीन, इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। एमक्यूएम के डिप्टी पार्लिमानी लीडर सिंध असेंबली में ताहा खान हमारे साथ मौजूद है। ताहा साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा कि जब काबीना का ऐलान हुआ नए मिनिस्टर्स का, तो एमक्यूएम को कब इत्तला दी गई कि एक और मिनिस्टर भी जो है वो आपसे लिए जा रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब? शुक्रिया आदिल साहब, आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें, ये वजारतें दोनों पहले एमक्यूएम के पास थीं, सिर्फ एक पोर्टफोलियो जो है वो खालिद मकबूल साहब से जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब को दे दिया गया और ये पहले से बात तय थी कि अमानतन, खालिद भाई बेशतर प्रोग्राम्स में कह चुके हैं कि ये अमानतन उनके पास थी, ये 100% देनी ही देनी थी। लेकिन ये हमें बहुत ही लास्ट मिनट पता चला कि ये वजारत जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब को दी जा रही है। अच्छा, मतलब आपको क़यादत की सतह पर किसी ने नहीं बताया कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं उनको इत्तला कर दें कि उन्होंने हल्फ उठाना है और अब ये वजारत उनके पास जाएगी IT की या जो भी उनको पोर्टफोलियो में? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो वजारत है, देखें जी, खालिद मकबूल साहब के पास तो 1997 में भी प्रोडक्शन की वजारत थी। उसके बाद 2018 में उन्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत मिली जो कि उन्होंने अमीनुल हक साहब को दे दी थी। जब ये काबीना में एमक्यूएम को शामिल कर रहे थे
PMLN वाले, तो उस वक्त भी MQM ने गुजारिश की थी कि देखें हम आपको अनकंडीशनल सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें वजारतें ना दें, हम ये बोझ लेने के लिए तैयार नहीं हैं इस वक्त। लेकिन PMLN की जो थी वो ख्वाहिश ये थी कि जी जमहूरियत को मजबूत करने के लिए आप ऐसा ना करें, आप हमारे साथ काबीना का हिस्सा बन जाएं। तो उस वक्त 2 वजारतें थीं और उस वक्त भी खालिद मकबूल भाई ने 2 अलग अलग नाम दिए थे दोनों वजारतों के लिए, लेकिन उस वक्त के हालात के हिसाब से खालिद भाई को दोनों वजारतों का हल्फ उठाना पड़ा, जो कि मैंने जैसे पहले बताया कि अमानतन खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के पास थी, जिसमें से एक मुस्तफ़ा कमाल भाई को दे दी गई। अच्छा, और इस वक्त जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के पास हाजिर टाइम एज वी स्पीक कौन सा पोर्टफोलियो है? वो तो अनाउंस हो गया दोबारा से, एजुकेशन, फेडरल एजुकेशन। सो एजुकेशन, और अगर इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिल जाती है फिर 2 आपकी हो जाएंगी। अच्छा ताज साहब ये बताइएगा कि जी ये जो 2 आपके 2 बड़े रहनुमा हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब PSP को हेड कर रहे थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब MQM पाकिस्तान को उनके कन्वीनर थे, मर्ज हो गया, लेकिन जेलन नहीं हो पा रही ये दोनों पार्टियां, और बहुत सारी चीजें तो अब पब्लिकली भी कही जा चुकी हैं। वजह इसकी क्या है, और क्या आपको लगता है कि MQM पाकिस्तान इसी तरह इकट्ठी रह पाएगी? देखिए जी, MQM पाकिस्तान बहुत मुनज़्ज़म, मजबूत और मुतहर्रिक है। हम सब यूनाइटेड हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की लीडरशिप के नीचे, और बिल्कुल आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त इस वजह से है कि जो इस तरह का मर्जर हुआ, जो अमल हुआ, वो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ। तो जाहिर है इसमें टाइम लगेगा चीज़ों को स्ट्रीमलाइन होने में, चीज़ों को डिसिप्लिन होने में, दोनों जो पार्टीज़ के वर्कर्स को हम आहंग होने में एक ज़ाहिर वक्त दरकार है, और वो दिन ब दिन बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं। लेकिन लीडरशिप लेवल पे कोई डिस्प्यूट और कोई झगड़ा नहीं है। नहीं, लेकिन ताज साहब झगड़ा और वो तो ऐसे है कि देखिए मुस्तफ़ा कमाल साहब, जहां तक मुझे अंदाजा है, उन्हें हल्फ बर्दारी से तकरीबन 1 घंटा पहले बताया गया कि आप प्रेसिडेंट हाउस पहुंचे, और नहीं, आपका अंदाजा है या आपकी बात हुई है किसी से? कोई इंफॉर्मेशन है या अंदाजा है? सर मेरे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, मैं उसकी बेसिस पे बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि एक दिन पहले तो ये टीवी पे चलता हुआ हम सब ने देखा था कि अगले दिन हल्फ बर्दारी है, फिर उस दिन के अगले दिन नहीं हुई, उसके भी एक दिन बात हुई। तो खैर आपकी इंफॉर्मेशन को या आपकी सोर्स को मैं चैलेंज नहीं कर रहा। नहीं ताज साहब, वो टिकर चल रहे थे, लेकिन कोई इतलात जो है उनके पास नहीं थी मुस्तफ़ा कमाल के पास। MQM में ना वजारत कभी कोई इशू रही नहीं है। MQM ने इससे पहले वजारतें बहुत देखी हैं, और MQM एक बहुत बड़ी मजबूत सियासी जमात है। MQM की वजारत का आना, वजारत का जाना, या वजारत का किसी और रहनुमा को मिलना कोई बहुत बड़ा इशू रहा नहीं है। हमारे जो मसाइल हैं, हमारे जो इशूज़ हैं, हमारे जो काम हैं, वो इससे बहुत बड़े हैं, इससे बहुत ज़्यादा हैं। इस शहर की आवाम 40 साल से हमें वोट दे रही है। आपने इस दफ़ा भी देखा किस तरह से आवाम ने निकल के हमें वोट दिया, और आवाम ने अपने एतमाद का इजहार एक दफ़ा फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पे किया। ये शहर अपने असल के पास दोबारा आया है। इस मुल्क में आज जो बुरहान है उसका जिम्मेदार हम 2018 का इलेक्शन समझते हैं, 2024 का इलेक्शन नहीं समझते। तो ये वजारत शायद मीडिया इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, लेकिन MQM के लिए कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। पहले भी हमारे पास IT थी, पोर्ट्स एंड शिपिंग थी, खालिद मकबूल भाई ने अपनी IT की वजारत अमीनुल हक भाई को दे दी थी। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि जिसपे हम बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली लें। ठीक है जी, 2 वजारतें थी, उसमें से एक ज़ाहिर है किसी और के पास जानी थी, वो चली गई। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखिए आपकी पार्टी के पास अगर 2 वजारतें हैं तो होना तो ये चाहिए कि एक कोलैबोरेशन में और उसमें काम किया जाए। और मैं एक दफ़ा फिर आपको बता रहा हूं कि जहां तक हमारी इतलात हैं तो अभी तक पार्टी की लीडरशिप की मुस्तफ़ा कमाल साहब से बात भी नहीं हुई है, या मुबारकबाद या जो भी आप हल्फ लेके आ गए हैं, जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है। देखें, बिल्कुल आपकी इन्फॉर्मेशन को मैं किसी तरह भी चैलेंज करने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन जाहिर है अगर MNAs हैं, और ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जी खालिद मकबूल साहब को भी बजरिए टेलीविज़न ये पता चला कि ये वजारत मुस्तफ़ा कमाल साहब को दी जा रही है। अगर वो इस्लामाबाद से शायद आ चुके हैं, उसके बाद वो हैदराबाद मरकज़ आए हैं, तो यकीनन उनकी बात हुई होगी। और इसमें कोई इतना बड़ा हम इसको अहमियत नहीं दे रहे इस चीज़ को कि वजारत तो पहले भी MQM के पास थी, आज भी MQM के पास है,
और इससे देखें वजारत का मसला नहीं है, इस शहर का मसला है, इस शहर की आवाम का मसला है। इस शहर के लोगों ने हमें वोट दिए हैं, वो किसी हाल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी किस्म का डिस्प्यूट हो, और वो भी किसी ऐसी बात पे हो कि वजारत और एडवाइजरी और इस तरह की चीज़ों पे तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ना हमें करना चाहिए, ना हमारा जहन इस तरफ है, ना हमारी पार्टी की तरबियत ये है। हम लोग तो अपने से बेहतर लोगों को चूज करके नाम देते हैं कि जी इसको दे दें। 1997 में भी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने निशात मलिक साहब का नाम दिया था, लेकिन उस वक्त पार्टी ने बेहतर समझा और वो प्रोडक्शन की वजारत डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को दे दी। आज भी ये पार्टी का फैसला है कि जी खालिद मकबूल साहब जो हैं वो अपनी मर्जी से थोड़ी कोई चेयरमैन है, ये तो हमारी राब्ता कमेटी का डिसीजन है, कारकुनान का डिसीजन है, आवाम का डिसीजन है, और वो एक अनडिस्प्यूटेड चेयरमैन है। अगर आप मुस्तफ़ा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें जिसमें उन्होंने एमक्यूएम को ज्वाइन किया था, तो उसमें उन्होंने सहाफ़ियों के सवाल करने से पहले ही कह दिया था कि हम लोग खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के अंडर में काम करेंगे। तो अगर मैं कहीं आगे जाके आपसे ये कहूँ कि जी खालिद मकबूल साहब हमारे लीडर हैं, तो जब मैं हमारी बात करता हूँ तो मैं मुस्तफ़ा कमाल भाई की भी तर्जुमानी कर रहा हूँ। खालिद मकबूल भाई मुस्तफ़ा कमाल भाई के भी लीडर हैं, क्योंकि वो एमक्यूएम पाकिस्तान के लीडर हैं। अगर वो हमारी रेड लाइन है तो वो मुस्तफ़ा कमाल भाई की भी रेड लाइन है, और मुस्तफ़ा कमाल भाई, अच्छा तार साहब, आखिर में यंग वो खालिद भाई को अपना लीडर कन्वीनर मानते हैं, लीडर मानते हैं। देखिए यूर यंग इमर्जिंग लीडर विद इन द एमक्यूएम पाकिस्तान रैंक्स, और आपको काफ़ी अरसे से जानता हूँ, एक दोस्त की हैसियत से भी और एक पॉलिटिशियन की हैसियत से भी, एंड यू हैव क्लाइम्ब अप द रोप्स। वे फॉरवर्ड क्या है एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए? 2 वजारतें हैं, आपके कारकुनान हो, कराची हो, वो दे डिजर्व टू बी डिलीवर्ड। वो मुतालबा कर रहे हैं कि यार हमारे लिए आप कुछ तो कर लें। देखें जी, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और जैसे मैंने अपने पहले आपके सवालात के जवाब में कहा कि वजारतें इशू हैं ही नहीं, हमें तो अपने लोगों के लिए डिलीवर करना है, हमें शहर के लिए डिलीवर करना है। हमारे शहर के लोगों में बड़ी फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है, और वो despite of giving 67% revenue to the exchequer of Pakistan and 97% revenue टू प्रोविंस ऑफ सिंध, जो डेवलपमेंट कराची में होनी चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम कराची में होना चाहिए, वो नहीं है। कराची के लोगों को बुनियादी हुकूक से भी महरूम रखा जा रहा है। कराची का जो हाल है वो अगर आप आके देखें, आप एक कोना मश्क सहाफ़ी हैं, आपकी सोर्सेज हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि कराची का हाल बदतरीन है। लेकिन हम इस बात को भी समझते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद सारा जो निज़ाम है वो सिंध हुकूमत के पास है, और सिंध हुकूमत 17 साल से एक ही सियासी जमात के पास है जिसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और वो डिलीवर नहीं कर रही है। 18वीं तरमीम का जो बुनियादी मकसद था वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको अकमलेशन ऑफ पावर कर दिया गया, और जो वजीर आला साहब हैं वो गटर खोलने से लेके होम मिनिस्ट्री के इख्तियारात से लेके जितने इख्तियारात हो सकते हैं वो अपने पास रख रहे हैं। वो अपने मेयर को इख्तियार देने से डर रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो बल्दियाती इलेक्शन थे ये एमक्यूएम के इलेक्शन थे, एमक्यूएम के बाइकआउट की मरूनी मिन्नत पीपल्स पार्टी का मेयर आ गया, तो आज वो अपने ब्लू आइड मेयर को भी इख्तियारात देते हुए डर रहे हैं। आर्टिकल 140 की इंप्लीमेंटेशन जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है वो ज़रूरी है। लोकल गवर्नमेंट एम्पावरमेंट होनी चाहिए, चाहे किसी भी सियासी जमात का लोकल गवर्नमेंट का नुमाइंदा हो, वो एम्पावर हो, वो अपने लोगों के मसाइल को हल कर सके। और हम ये बात सिर्फ कराची के लिए नहीं करते, हम ये बात पूरे पाकिस्तान के लिए करते हैं। आपके मसाइल का सोल्यूशन आपके डोर स्टेप पे उसी सूरत में हो सकता है जब आपकी लोकल गवर्नमेंट एम्पावर होगी, और इस पे एमक्यूएम काम कर रही है। एमक्यूएम ने हल्का बंदियों पे काम किया, जिसकी वजह से इलेक्शन के अगले दिन 53 यूसियां सिंध गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के बढ़ा देती है। तो क्या वो 53 यूसियों के बगैर जो इलेक्शन हुआ है उसको सही समझा जाए या गलत समझा जाए? चले, एमक्यूएम के डिप्टी पार्टी लीडर सिंध असेंबली में ताह खान हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया ताह साहब। नाज़रीन, वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो। वेलकम बैक नाज़रीन। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होना यकीनन क्रिकेट और पाकिस्तान दोनों के लिए खुशाइन था। बहुत बड़ा इवेंट था और सक्सेसफुली हुआ। इस इवेंट की पाकिस्तान में निकात के ऐलान से ही शायकीन क्रिकेट जो थे वो पुरजोश थे, लेकिन इंडिया के फाइनल में पहुंचने से इस इवेंट का फाइनल जो है वो अब दुबई मुंतकिल हो चुका है।
और ऑब्वियसली अगर लाहौर में होता तो उसका मजा दुबाला होता, जो भी फाइनल में होता। लेकिन अब दुबई में हो रहा है, पाकिस्तान समेत इवेंट में शरीक तमाम टीमें कभी लाहौर, कभी कराची, कभी पिंडी और फिर आखिरी दिनों में दुबई का चक्कर लगाती रही। अब इंडिया ने तमाम मैचेस दुबई में एक ही स्टेडियम पर खेले, जिसके बाद सवालात भी उठना शुरू हुए कि मेजबान पाकिस्तान से ज्यादा इस इवेंट का फायदा भारत ने उठाया। फाइनल खेलने वाली दूसरी टीम न्यूजीलैंड ने पहला मैच कराची, दूसरा पिंडी, फिर दुबई, फिर सेमीफाइनल लाहौर में खेला। इंडियन टीम ने हालिया अरसे में आईसीसी इवेंट्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 2023 के वनडे फॉर्मेट वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, वो हार गए। 24 का T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने कामयाबी हासिल की और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में भी वो पहुंच चुके हैं। भारत और न्यूजीलैंड 9 मार्च संडे इतवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने सामने होंगी। किसका पलड़ा भारी होगा, किसको एडवांटेज हासिल है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब एक ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर फवाद अहमद। फवाद अहमद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। न्यूजीलैंड और इंडिया आमने सामने हैं, कैसे असेस कर रहे हैं? इंडिया अब तक नाकाबिले शिकस्त रहा, बैटिंग बॉलिंग तकरीबन, और उसके अलावा होम कंडीशंस में दुबई उनके लिए अब तकरीबन अपना घर बन चुका है, क्राउड 90% उनका होता है। किसका पलड़ा भारी है आपके ख्याल में फाइनल में? फाइनल वही इंडिया तो फेवरेट होगी, क्योंकि जिस तरह वो कंडीशन भी उनके फेवर में है। तो वंडर क्योंकि उन्होंने टीम भी ऐसी सेलेक्ट की है, जिस तरह 4-5 पे उन्होंने पिक किए हैं। उनको पता था कि सारे मैचेस जो होंगे वो दुबई में होंगे और स्पिनिंग कंडीशन होगी। लेकिन दूसरी तरफ यू हैव टू गिव देम क्रेडिट एज वेल, दे हैव अ डेप्थ एज वेल इन देयर टीम। जो उनके पास जो ऑलराउंडर है, मुझे पता है किसी और टीम में है। जिस तरह अक्षर पटेल और अपना जडेजा, जिस तरह वो बॉलिंग करते हैं साथ बैटिंग भी करते हैं, और दे आर गन फील्डर्स एज वेल, तो वो उनको क्रेडिट भी देंगे। हाँ, उनके फेवर में बहुत चीजें जा रही हैं, स्पेशली इस चैंपियंस ट्रॉफी में। लेकिन दे हैव रियली रियली गुड एंड बैलेंस टीम एज वेल। उनका जो सबसे बेस्ट बॉलर है वो नहीं खेल रहा, जसप्रीत बुमराह, और जायसवाल भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी टीम इतनी स्ट्रांग है कि वो अनबीटन है सो फार। और मेरे ख्याल में वो फेवरेट होंगी। लेकिन जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम क्रिकेट खेल रही है, दे कैन गिव देम टफ टाइम। फाइनल मैच है, नॉकआउट है, प्रेशर होता है, कुछ भी हो सकता है। उनको इंडिया के जहन में यह भी होगा, क्योंकि वो 2023 का जो फाइनल था वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो हार चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा फाइनल मेरे ख्याल में इंडिया, मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उन्होंने ज़्यादा फाइनल हारे हैं और कम जीते हैं। तो उन पे एक प्रेशर होगा। और न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह वो जिस तरह जल है, वो काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और उनकी टीम भी काफ़ी बैलेंस है। जिस तरह मैंने लास्ट इंटरव्यू में बता दिया था कि उनकी टीम बैलेंस बहुत है। वो इधर आके वो जो ट्रायंगुलर सीरीज खेले थे पाकिस्तान में, उन्होंने काफ़ी अच्छा ज़्यादा फ़ायदा उठाया। उन्होंने एक कम्बिनेशन बना दी। उनके पास स्पिनर जो फास्ट बॉलर हैं वो काफ़ी गुड है और डेप्थ बहुत ज़्यादा है उनकी बैटिंग में। तो टफ टाइम दे सकते हैं, लेकिन फेवरेट लाजमी बात है, लाजमी फेवरेट इंडिया। लेकिन आसिफ इकबाल साहब अक्सर एक बात करते हैं कि वो ये फेवरेट कुछ भी नहीं होता। ऑन द डे जो टीम अच्छा खेलेगी वही जीतेगी। नॉकआउट मैच है, फाइनल है। अच्छा, पाकिस्तान टीम की फवाद साहब जो सिलेक्शन हुई है न्यूजीलैंड के लिए, और आप खुद ऑस्ट्रेलिया से हैं, ऑस्ट्रेलिया में लीग खेल चुके हैं, उनकी टेस्ट टीम के लिए, वनडे के लिए खेल चुके हैं कौमी टीमों में, और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की पिचेस तकरीबन एक जैसी हैं। टीम सिलेक्शन पाकिस्तान की कैसे हुई, खुसूसन चैंपियंस ट्रॉफी हारने के बाद? कुछ चेंजेस तो अच्छे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें समझ से बाहर हैं। जिस तरह सलमान अली आगा बड़ा अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो T20 में अब तक आप देख लेना उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। वो काफ़ी मतलब स्लो खेलते हैं। ही इज़ वेरी गुड, लेकिन उसको कप्तान बनाना। फिर शादाब खान, ही इज़ अ वंडरफुल क्रिकेटर। आई डोंट नो क्योंकि वो बाहर क्यों था, लेकिन एज ए वाइस कैप्टन कैसे आ गया। तो पाकिस्तान में ये चीज़ें शुरू से ही आ रही हैं। आपको पता नहीं, एक दिन आप होंगे नहीं, अगले दिन आपको कॉल होगी और आप कैप्टन बन जाते हो। तो दीज आर द स्ट्रेंज थिंग्स, क्योंकि आपने क्रिकेटर सारे गुड हैं, दे नीड समवन टू टेक द बेस्ट आउट ऑफ देम। उनको कोई ऐसा लीडर चाहिए, बोथ बोर्ड में भी और टीम में भी, कोच और कैप्टन, ताकि उनसे अच्छी परफॉर्मेंस ले। वो प्लेयर सारे गुड हैं, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू प्ले, हाउ टू यूज देयर स्किल एट द राइट टाइम।
ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में आ रही है क्योंकि आए दिन कैप्टन, आए दिन कोचेस, सेलेक्टर्स तब्दील होते सब रहते हैं। चेंज होते हैं, तो बहुत टफ है और टाइम नहीं देते किसी को। वो एक कंसिस्टेंसी है नहीं किसी चीज में भी। पाकिस्तान में मुश्किल है क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी नहीं मिलती तो परफॉर्मेंस कैसे आएगी, ना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में, ना मैनेजमेंट में, ना प्लेयर्स में। तो अंदर बाहर होते हैं किसी को। अगर आप इवन वो कल स्टीव स्मिथ रिटायर हो गए, उसके पहले 2-3 साल देख लो, हर साल उसकी एवरेज बहुत ही लो थी, बिल्कुल स्टीव वनडे क्रिकेट में जी। लेकिन 3 साल बाद वो जब जाता है तो उसकी 50, 60, 70, 40 की एवरेज बन जाती है। आदिल रशीद की तो वो दिखा रहे थे कि ईच ईयर वो कैसे कहलाए जी। तो उनको पता था कि यार ये बंदा डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा खेला है 4-5 साल से, उसको हम चांस देंगे। लेकिन पहले 2-3 साल उसकी एवरेज थी 20, 15, 20 इस तरह। ये आदिल रशीद जो टॉप विकेट टेकर है वाइट बॉल क्रिकेट में इंग्लैंड की हिस्ट्री में, उसकी पहले 30, 35 या 40 मैचेस देख लो, दे वरंट ग्रेट। लेकिन उन्होंने उनको पता था कि ये बेस्ट पॉसिबल हमारे पास एक है जो टैलेंट है, उसको उन्होंने पिक किया, उसको बैक किया। तो कंसिस्टेंसी इज द की। फवाद साहब हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से मौजूद थे। नाज़रीन, साबिक टेस्ट क्रिकेटर थे आज के प्रोग्राम पर। फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए।